नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम लोग आपके साथ चला रहे थे जहां पे यूपीपीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग 2019 वर्ष का जीएस 4 का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तर लेखन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके सामने क्वेश्चन होगा उसमें कहीं ना कहीं एक कीवर्ड या फिर एक मुख्य शब्द छुपा होगा, उसको आपको पहचानना है और उसके अनुसार ही आपको अपना उत्तर तैयार करना है। फिर उत्तर जब हम तैयार करते हैं तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है उसको हम लोग परिचय या फिर इंट्रोडक्शन कहते हैं। आमतौर पे अगर आप अपना उत्तर 100 शब्दों का लिख रहे हैं तो भाई जो आपका इंट्रोडक्शन होगा वह उसका 1/10 शब्दों में आपको समाप्त करना है, यानी आपको करीब 10 शब्दों में उसको समाप्त करना होगा। अब बात आती है यहाँ पे हम लिख क्या सकते हैं। तो शुरुआत करने के लिए आप जो भी टॉपिक पूछा गया है, जो विषय वस्तु है, उसके परिभाषा देकर शुरुआत कर सकते हैं या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई डेटा, कोई तथ्य आप दे सकते हैं। फिर जो दूसरा भाग होता है आपके आंसर का, उसको हम लोग सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, मेन बॉडी कहते हैं। यहाँ पे आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो, क्वेश्चन की जो डिमांड हो, उसके अनुसार जो भी आपको लिखना हो सारा कंटेंट यहीं लिखेंगे। इंट्रोडक्शन ऊपर आपकी भूमिका बनाने का कार्य करता है, यहाँ पे आपको उसके बारे में सब कुछ लिखना होगा। अब इसको मजबूत करने के लिए आप कुछ तथ्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिपोर्ट्स का यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, माननीय न्यायालयों का निर्णय दे सकते हैं। उसके अलावा अगर स्पेस है तो मैप्स दें, फ्लो चार्ट्स बनाएं, इससे उत्तर और बेहतर होता है। फिर अगर तीसरे भाग की बात करें तो दोस्तों इसको हम लोग कंक्लूजन कहते हैं। जब आपने उत्तर अपना पूरा लिख लिया तो उसको एक बार समेटना ज़रूरी है, अच्छा कंक्लूजन देना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं जो कंक्लूजन हो वो संतुलित हो, ना तो आप किसी के पक्ष में बहुत ज़्यादा बोलें और ना उसके विपक्ष में बहुत बोलें। आपको अपना उत्तर संतुलित मोड पे ख़त्म करना है। फिर उसके अलावा कोशिश करें कि आप आशावादी दृष्टिकोण रखें और उत्तर में जो भी समस्या आपने दी है या उसका जिक्र किया है या प्रश्न में जो समस्या पूछी गई है उसका कोई समाधान लिखने का प्रयास करें। अगर आप समाधान लिखते हैं तो ऐसा लगता है आप फ्यूचर में किसी भी समस्या से संबंधित समाधान निकालने का एटीट्यूड रखते हैं। और साथ में कोशिश करें कि यहाँ पे सकारात्मक विचार ही लिखें। कोई नेगेटिव नोट पे अगर आप अपना उत्तर समाप्त करेंगे तो वो एग्जामिनर को भी पसंद नहीं आएगा। इसीलिए कोशिश करें कि पॉजिटिव एंड पे अपना उत्तर समाप्त करें। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने आज के पहले सवाल की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है कि एथिक्स क्या होता है या नीति शास्त्र क्या होता है और मानव जीवन में इसकी क्या भूमिका है, इस बात की आपको विवेचना करनी है। यानी मुख्य शब्द आपने पकड़ लिया, यहाँ आपको विवेचना करनी है या फिर यहाँ बात करूँ तो एक्सप्लेन इसको करना है। तो कैसे शुरू कर सकते हैं? जैसे हमने बात की थी इंट्रोडक्शन में, जब आपको भूमिका बनानी हो तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं। हालांकि जब प्रश्न में पूछा ही गया है कि ये क्या है, आपको यानी इसको परिभाषित ही करना है, तो आप शुरुआत में लिखें भाई नैतिकता की परिभाषा क्या है, और उससे जुड़ी हुई कुछ पृष्ठभूमि भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ बैकग्राउंड लिख सकते हैं। फिर डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करें कि भाई जो एथिक्स है उसके मानव जीवन में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या भूमिका है। और इस अपने भाग को मजबूत करने के लिए आप एग्जाम्पल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तो दोस्तों अगर शुरुआत की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एथिक्स क्या है। ये वह स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे डिसीजंस को, जो हमारे बिहेवियर को, जो हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं, यानी कि ये मार्गदर्शन का काम करते हैं। ये वह मानक हैं जो हमारे निर्णय को, हमारे व्यवहार को, हमारे कृत्यों को गाइड करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं।
उसके अलावा आप कह सकते हैं कि एथिक्स को हम नैतिक दर्शन के तौर पर भी देख सकते हैं। आप बता सकते हैं भाई ये एक सेट है, ये सेट है मॉरल प्रिंसिपल्स के या फिर नैतिक सिद्धांतों के, और इस सेट के अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो हमें अपने लाइफ में अलग अलग डिसीजंस लेने में, अलग अलग परिस्थितियों में मदद करते हैं। जैसे कि अगर ये आपका सेट है और इसमें ये लिखा है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये आपके मॉरल सिद्धांत हैं, ये आपके नैतिक सिद्धांत हैं, तो जब आप किसी भी व्यक्ति को परेशानी में देखेंगे तो तुरंत ये सिद्धांत आपको ये डिसीजन लेने में मदद करेंगे कि इस व्यक्ति की आपको हेल्प करनी चाहिए, जो भी संभव हो उस प्रकार से आपको इसकी मदद करनी चाहिए। तो ये आपको आइडिया, ये डिसीजन कहाँ से आया, ये आपको निर्णय लेने की शक्ति या क्षमता दी है इस सेट ने, और ये सेट ही है हमारे एथिक्स। और ये जो सेट हैं जैसे मैंने बताया, ये नैतिक सिद्धांत के एक सेट है। बहुत सारे छोटे छोटे सिद्धांत इसमें अंदर रखे हुए हैं जो मदद करते हैं लाइफ के डिसीजंस लेने में। अब इसमें अलग अलग प्रकार के डिसीजन हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है ये जो बॉक्स है, ये जो सेट है, ये मुझे कहता हो कि जीवन में सच बोलना है, तो कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए मेरे डिसीजन जो होंगे वो इसी सेट में रखी हुई वैल्यूज़ के आधार पर ही मैं लूँगा, तो यानी मैं सच ही बोलूँगा। या फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर किसी की मदद आपको करनी हो, या आपके सिद्धांत कहते हैं अगर कोई भी परेशानी में हो तो उसकी मदद करें, तो उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आप जीवन का यह निर्णय लेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर कभी मुसीबत में होगा तो आप उसकी मदद करेंगे। उसके अलावा ये हमारी मदद करते हैं कि हम जीवन में सच बोल सकें, उसके अलावा जो हमने वादे किए हैं, जो प्रॉमिसेस किए हैं, उनको निभा सकें। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो समग्र रूप से इस विश्व को एक बेहतर जगह बना सकें, एक शांतिपूर्ण जगह बना सकें, जहां पे सबके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कार्य हो रहे हों। तो इस प्रकार से तो आप बता सकते हैं एथिक्स क्या है। फिर अगर बात करें कि ये हमारे जीवन में या फिर एक मानव के जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं, तो इस क्षेत्र में भी आप ये वाली चीज़ कह सकते हैं कि भाई सबसे ज़रूरी बात जो है, आपको ये डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में मदद करते हैं। उसके अलावा जो आपकी जीवन शैली है, जो आपकी लाइफस्टाइल है, उसको ये लोग पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। आपके चारों तरफ नकारात्मक एनर्जीज नहीं रहती और आपका जो ऑरा रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर आप ऐसे नैतिक सिद्धांतों के ऊपर अपने जीवन के इम्पोर्टेंट निर्णय लेते हैं, अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं और अपने कृत्य भी उसी के अनुसार रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, आप यहाँ पे किसी बिजनेस के बारे में लिख सकते हैं। अगर भाई कोई भी बिजनेस है वो अपने एक कंडक्ट्स को एथिकल रखेगा, तो उसके एम्प्लॉयज़ या फिर जो वहाँ पे कर्मचारी हैं वो भी उससे खुश रहेंगे, सरकार भी उसकी मदद करेगी जिस भी संभव तरीके से वो कर पाए। उसके अलावा उसका बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो एथिकल कंडक्ट है, ये जब मार्केट में प्रचलित होगी बात कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एथिकल तरीके से ही अपना सारा बिजनेस करती है, तो और ज़्यादा कंज्यूमर्स, और ज़्यादा उपभोक्ता उसकी तरफ आकर्षित होंगे, जिसकी वजह से उसका बिजनेस बढ़ेगा। अब इस चीज़ को दोस्तों ऐसे समझिए, मान लीजिए दो कंपनी है ए और बी। एक यहाँ पे व्यक्ति है जिसको डिसीजन लेना है कि मुझे अपना पैसा कौन सी कंपनी में निवेश करना है, या फिर इसको ये डिसीजन लेना है कि मुझे कौन सी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है। इसको मालूम पड़ता है कि जो ए कंपनी है वो तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करती है, जो भी इसके पास कमाई होती है या फिर मुनाफा होता है उसमें से कुछ पैसा पर्यावरण के संरक्षण के लिए लगाती है। और वहीं पे आपको मालूम पड़ता है जो बी कंपनी है ये कहीं पे अपना कोई एक बिल्डिंग बना रही है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ों को ये कटवा रही है। तो ये बात स्वाभाविक है कि इस व्यक्ति के मन में बी कंपनी के लिए एक नकारात्मक भावना डेवलप हो जाएगी, एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, और उसी के चलते जाने अनजाने में ये आने वाले समय में फैसला ये लेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ए कंपनी के प्रोडक्ट ये खरीदेगा। तो इसी के चलते जो ए कंपनी है इसका बिजनेस भी बढ़ेगा। और इस सब की शुरुआत इसीलिए हुई क्योंकि जो ए कंपनी थी ये अपने सारे जो डिसीजंस थी उसको एथिकल तौर पर लेती थी। तो ऐसे जो एथिक्स हैं वे हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार से बनाया है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, आपको नीति शास्त्र को या फिर नैतिकता को परिभाषित करना होगा। तो मैंने लिखा है कि ये जो नीति शास्त्र है या जो नैतिकता है वह वो मानक हैं जो हमारे निर्णयों में, हमारे कार्यों में, हमारे व्यवहार में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। नैतिकता को आमतौर पर नैतिक दर्शन भी कहा जाता है। वो एक समाज के लिए और
प्रति व्यक्ति दोनों के लिए ही फायदेमंद है। फिर ये आप कुछ डेटा लिख सकते हैं कि जो ये एथिक्स शब्द है ये एथोस से लिया गया है, जो कि अपने आप में ग्रीक शब्द है, जो कि परंपरा, दिनचर्या, स्वभाव या फिर चरित्र को इंगित करता है। तो आप चाहें तो ये पॉइंट लिख सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर फंडामेंटल लेवल पे बात की जाए या फिर सबसे मौलिक स्तर पर आप बात करें तो नैतिकता क्या है? ये नैतिक सिद्धांतों का एक सेट है, एक समूह है, जो हमने बात की थी, जिसमें छोटे छोटे कई सारे सिद्धांत आपने रखे हुए हैं और उन्हीं के आधार पर आप अपने डिसीजंस लेते हैं और अपने जीवन शैली को उन्हीं के आधार पर आप आकार देते हैं या उसको शेप करते हैं। इसी प्रकार जीवन के संचालन में यह मददगार साबित होती है। नैतिकता वह है जो हमें सच बोलने, अपने वादों को निभाने, कोई ज़रूरतमंद अगर व्यक्ति है तो उसकी मदद करने, जन कल्याण करने के लिए ही मार्गदर्शन देते हैं। यानी आप लोगों की भलाई करेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड है, जो उसकी नींव है, वो आपके एथिक्स को दर्शाएगी। अगर हम अपने जीवन में बात करें तो दैनिक आधार पर नैतिकता एक ढांचा है जो हमें ऐसे निर्णय लेने में मदद करता है जो समाज के लिए एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। और कोई भी अगर अनजस्ट आउटकम हो या फिर ऐसा परिणाम हो जिससे किसी को नुकसान पहुंच रहा हो, तो हमारे एथिक्स, हमारे नैतिक सिद्धांत हमें उससे बचने के रास्ते में मदद करते हैं। ये जो नैतिकता है ये हमारे द्वारा किए गए विकल्प या चुने गए विकल्पों के माध्यम से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में हमारा मार्गदर्शन करती है। तो कई सारे पॉइंट इस प्रकार से आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो यही है कि आपके जो डिसीजन होंगे, निर्णय होंगे, जो आपका व्यवहार होगा, जो आपके कृत्य होंगे, इन सब को इन्फ्लुएंस करने का काम नीति शास्त्र करता है और इसी से आप जो है आगे जन कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। तो जो नींव है वो यहीं से आती है। अब ये हमारे जीवन में एक ह्यूमन लाइफ में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, नैतिकता जो है हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों और हमारे द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों पर हमें व्यक्तिगत जीवन से लेकर हमारे प्रोफेशनल करियर तक गाइड करता है। यानी हर एक चीज़ में, भले ही कोई प्रोफेशनल डिसीजन आपको लेना हो या फिर आपको कोई पर्सनल डिसीजन लेना हो, तो जो आपके एथिक्स हैं आप उसी के आधार पर लेंगे। अगर प्रोफेशनल लाइफ में आपसे कोई ऐसा कार्य कराया जा रहा हो आपके संगठन के द्वारा जिससे किसी व्यक्ति का नुकसान होगा और आपके एथिक्स ये कहते हैं कि भाई हमें किसी का नुकसान नहीं करना है, तो आप इस प्रकार के फैसलों से बचेंगे, आप इस कार्य को करने से बचेंगे। तो इस प्रकार ये प्रोफेशनल लाइफ में भी आपका मार्गदर्शन करता है। अगर हम कुछ भलाई करते हैं तो वह योगदान, अगर भले ही हमारा बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि वह स्थायी प्रभाव डाल सकता है। एक नैतिक जीवन शैली अगर हम चुनते हैं तो इससे यह सुनिश्चित हम कर लेते हैं कि जो हम प्रभाव डालेंगे इस संसार पे वह सकारात्मक होगा। आपका जो ऑरा है, आपके चारों ओर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो सकारात्मक होगी। फिर आप एक यहाँ पे बिजनेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर बिजनेस है तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहती है कि वह अपने संगठन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में नैतिक कल्चर को प्रमोट करे। अगर इस प्रकार से वह कार्य करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स को वैल्यू देता है, उनको महत्व देता है, तो अपने आप जो बिजनेस है वो बेहतर तरीके से चलने लगेगा, ज़्यादा एथिकल वे में चलने लगेगा। और अगर उसको ये बात का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा कि किस प्रकार से अपने संगठन में मैं ऐसी वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, तो शुरुआत के लिए आप अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने अंदर एथिकल स्टैंडर्ड्स को इनकॉर्पोरेट कीजिए, अपने नैतिक सिद्धांतों को मजबूत कीजिए। और अगर फिर आप आगे जाके एक लीडर की भूमिका निभाएंगे तो अपने आप ही जो आप एनर्जी रिलीज करेंगे, जो आपकी ऊर्जा रिलीज होगी, उससे आपका संगठन भी अपने आप नैतिक सिद्धांतों के मूल्य को समझ पाएगा और उस पर चलेगा। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे नैतिक मूल्यों के बारे में बात की गई है। पूछा गया है नैतिक मूल्यों के स्ट्रेंथनिंग के लिए, उनके मजबूती के लिए, मॉरल वैल्यूज़ की मजबूती के लिए क्या प्रोसेस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, और क्या अगर मैं नैतिक मूल्यों को अपने मजबूत कर दूं तो वह मेरे कैरेक्टर बिल्डिंग में कोई योगदान देंगे। यानी इससे किस प्रकार से चरित्र निर्माण में सहायता प्राप्त होती है, इसकी आपको विवेचना करनी है। ये आ गया आपका मुख्य वर्ड, यहाँ पे डिस्कस हो गया।
तो सवाल में पूछा गया है मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, तो सबसे पहले इसका एक बैकग्राउंड देना आपको ज़रूरी है। बैकग्राउंड में आप क्या लिख सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति के जीवन में नैतिक मूल्यों का क्या महत्व है, इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। भूमिका आपने यहाँ बना दी कि मैं नैतिक मूल्यों के बारे में लिखूंगा। आगे जाके आप बता सकते हैं कि जो नैतिक मूल्य हैं उनको किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है, यही प्रश्न का पहला भाग है। फिर आगे जाके आप ये समझा सकते हैं कि इनको किस प्रकार से मैं अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने में या फिर अपने चरित्र के निर्माण में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस प्रश्न में आप क्योंकि शुरुआत में इम्पोर्टेंस का जिक्र करेंगे, तो आप ये बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में नैतिक सिद्धांत या फिर एथिकल प्रिंसिपल्स, मॉरल वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि एक सिंगल व्यक्ति से लेकर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस ऑफ वर्किंग में जिस तरीके से वे काम करते हैं उसमें मॉरल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रकार के नैतिक सिद्धांतों को नहीं बनाया गया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। जो भी लोग आपके उपभोक्ता हैं या फिर जो जनता है, अगर सरकार की बात करूं मैं, तो उन सबका आपके ऊपर से विश्वास उठ सकता है। अगर आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं है तो आप बातें तो बड़ी बड़ी कर लेंगे, लेकिन जब कार्य करने की बारी आएगी या फिर ग्राउंड रियलिटीज़ की बारी आएगी तब बातों के अनुसार आप अपने एक्शंस को मीट नहीं करवा पाएंगे। तो लोग आपको कहेंगे कि भाई आप कहते तो कुछ हैं मगर आप करते कुछ और हैं। इससे करप्शन को भी बढ़ावा मिल सकता है, और जब कुछ इतना सब कुछ हो रहा होगा तो इससे अराजकता को भी बढ़ावा मिल सकता है। यानी मॉरल वैल्यूज़, नैतिक सिद्धांत बहुत ज़रूरी है जीवन में। भले ही एक व्यक्ति की बात करें या पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर पूरे सिस्टम की ही बात करें, पॉलिटिक्स के संदर्भ में सभी को अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को उतारना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार से आप एक भूमिका बनाते हुए अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर बताना है आपको किस प्रकार आप अपने नैतिक मूल्य को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि भाई सरकार तो लगातार कई सारे प्रयास करती रही है। यहाँ पे अधिनियम भी पारित किए गए हैं जिसके तहत करप्शन से दूर रखा जाए लोगों को, जिसके तहत डाउरी जैसे इल प्रैक्टिसेस या फिर दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं से दूर रखा जाए। लेकिन फिर भी अभी कई जगह पे काम किया जाना बाकी है। अगर हम लोग मॉरल वैल्यूज़ या फिर नैतिक सिद्धांत की बात करते हैं, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में गांधी जी का ख्याल आता है। उनके बताए गए रास्ते पे अगर हम लोग चल देंगे तो अपने आप मॉरल वैल्यूज़ हमारी बढ़ने लगेंगी, और मॉरल वैल्यूज़ बढ़ेंगी तो उससे कैरेक्टर भी हमारा बिल्ड होना लगेगा। देखिए गांधी जी कहा करते थे कि जो भी आपको बदलाव लाना है वो आपको स्वयं के अंदर लाना है। वो बिहेवियरल चेंज पे फोकस करते थे। वो कहते थे अगर आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आएंगे, उसमें बदलाव ले आएंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही गांधी जी कहते थे अगर आपको कुछ चाहिए, कोई उद्देश्य की आपको पूर्ति करनी है, तो ये जो रास्ता होगा उस उद्देश्य तक जाने के लिए ये भी सही होना चाहिए, तभी जो इसका निष्कर्ष निकलेगा वो सही होगा। अगर आपके मीन्स सही नहीं है दोस्तों, तो गांधी जी के अनुसार आपका आउटकम कभी सही नहीं हो सकता। गलत रास्ते पर चल के कभी सही चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। अगर इस सिद्धांत का, इस मूल्य का हम लोग अपने जीवन में पालन करेंगे तो अपने आप ही आपका कैरेक्टर जो है वो अच्छा बिल्ड होगा, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है, जो नींव है आपकी, वो तो ये कहती है इन मॉरल वैल्यूज़ के आधार पर कि भाई कोई भी गलत रास्ता आपको अपनाना नहीं है। तो अगर आप गलत रास्ता अपनाने से बचेंगे तो अपने आप आपका कैरेक्टर का फॉर्मेशन होगा। आप स्वयं भी सही रास्ते पे चलेंगे और दूसरों को भी इस पे चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही महात्मा गांधी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए। सत्य तो जीवन में वैसे ही बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गांधी जी की इस बात को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप जीवन भर झूठ नहीं बोलेंगे, उससे आप बचेंगे। तो ये भी आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में आपकी मदद करेगा। इस प्रकार से दोस्तों आप इस उत्तर को दो चीज़ों को जोड़ते हुए लिख सकते हैं। फिर बाद में आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के कुछ रिकमेंडेशन या फिर कुछ सिफारिशें भी लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, उस आयोग ने क्या कहा है कि किस प्रकार से हमको नैतिक मूल्य बढ़ाने चाहिए। तो ये आपके लीगल एंड पे आपका क्वेश्चन को और मजबूत बना पाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार से लिखा है। देखिए नैतिक, यहाँ पे मूल्य आएगा, ये लगता है मिस हो गया। नैतिक मूल्य और नैतिक सिद्धांत शासन की नींव है, उसका फाउंडेशन है।
और अगर वह नहीं है या फिर उससे किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है तो सार्वजनिक सेवा की पूरी प्रकृति ध्वस्त हो सकती है। यानी देखिए आप कितना बड़ा इम्पैक्ट है अगर आप इन चीज़ों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं अपनाएंगे। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, अराजकता फैल सकती है और लोग अपने डिस्क्रिशन पे या फिर अपनी मनमर्जी से अलग अलग निर्णय ले सकते हैं, जो एक लोकतंत्र के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसीलिए नैतिक मूल्य हर जगह ज़रूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक पूरी व्यवस्था में या एक इंडिविजुअल में भी। फिर किस तरीके से हमको अपने नैतिक मानकों को बढ़ाना चाहिए? देखिए सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं, जैसे कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2006 में लागू किए गए थे, माफ़ कीजिएगा 1964 में लागू किए गए थे। 2006 में सार्वजनिक सेवा वितरण कानून लाया गया था। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया था, यह वर्ष 2005 में लागू किया गया था। तो इस प्रकार के विभिन्न उपाय जो हैं सरकार लगातार ला रही है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। और अगर हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गांधी जी से बेहतर एग्जाम्पल हमको अभी मिल नहीं सकते। गांधी जी के विचार यहाँ पे बहुत प्रासंगिक हैं। अगर आप गांधी जी के विचारों को आत्मसात कर लेंगे तो अपने आप कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। जो गांधी जी के विचार थे वो मूलतः व्यवहार के परिवर्तन के इर्द गिर्द घूमते थे। वो कहते थे बिहेवियरल चेंज ही सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी व्यक्ति को बदलने के लिए उसके व्यवहार में बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर उसका व्यवहार नहीं बदलेगा तो आप ऊपर से कितने भी लॉ को इम्प्लीमेंट कर लें, कितने भी अधिनियम ले आएं, लेकिन वो करेगा वैसा जैसा उसका मन चाहेगा। इसकी देखिए आप रेलेवेंस देख सकते हैं। अगर स्वच्छ भारत अभियान को हमको बेहतर बनाना है, अगर हमको उसको और बेहतर तरीके से लागू करवाना है, तो लोगों को अपने में व्यवहारिक बदलाव लाना पड़ेगा। हमें खुद इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम इधर उधर कचरा ना फेंकें, जो भी वेस्ट है उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करें, उसका अच्छे से प्रबंधन करें। और इस व्यवहारिक बदलाव के बाद ही यह मिशन अपने वांछित परिणाम तक पहुंच सकता है। वरना ऊपर से अगर कितना भी स्वच्छ भारत मिशन चलता रहे और हम अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करेंगे तो वह अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो गांधी जी कहते थे भाई बिहेवियरल चेंज सबसे ज़रूरी है किसी भी बड़े परिवर्तन को लाने के लिए। गांधी जी इस बात में मानते थे कि भाई जो आपका मीन्स है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका एंड है। यानी सही रास्ते पे चल के ही आप सही चीज़ हासिल कर सकते हैं। गलत रास्ते पे आप चलेंगे तो उसका निष्कर्ष कभी भी आप सही नहीं ठहरा सकते। नेक उद्देश्य कभी भी अनुचित साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस धारणा के गांधी जी एक अग्रदूत थे। यदि कोई भी व्यक्ति इस सिद्धांत का पालन करता है, इसको अपने जीवन में उतारता है, तो वह अपने कृत्यों को कभी भी अनैतिक तरीके से नहीं करेगा और अपने आप आपका जो कैरेक्टर है, आपका चरित्र है, वो मजबूत बनेगा। साथ ही गांधी जी कहते थे कि सत्य अहिंसा बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। तो अगर इसको हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ये हमारी मदद करता है हमारे नैतिक मूल्यों को और मजबूत बनाने में। साथ ही गांधी जी का ये भी मानना था कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक ईश्वर का अंश बसता है जो कि उनसे बात करता है। हम उसको कंसायंस या फिर अंतरात्मा कहते हैं। तो आपने ये बात ध्यान दी होगी कि आपकी अंतरात्मा कभी आपको गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती, बल्कि आप अगर किसी गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं तो वह आपको रोकने की कोशिश करती है। आपके अंदर की आवाज़ जो आती है वो यही प्रयास करती है कि आप गलत रास्ते की तरफ ना बढ़ें। गांधी जी मानते थे वो आवाज़ जो है वह ईश्वर की है। आपके अंदर एक ईश्वर का अंश निवास करता है। अगर आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगे, उसके कहे अनुसार आप अगर कार्य करने लगे तो आपकी इच्छा शक्ति भी मजबूत होगी और साथ साथ आप किसी भी प्रकार से नैतिक कार्य को अनैतिक तरीके से नहीं करेंगे। आप अनैतिक कृत्यों से बचेंगे, उस रास्ते पर ही जाने से बचेंगे। तो यानी अंतरात्मा की आवाज़ यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगर लीगल फ्रंट पे बात करें या कानूनी आयाम पे बात करें तो प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये दूसरे आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। आयोग ने कहा कि अगर आपको अपने नैतिक मूल्यों को बढ़ाना है तो ये कुछ चीज़ें अगर हम लीगल फ्रंट पे लगा दें, यानी विधि के द्वारा इन चीज़ों को हम लोग स्थापित कर दें, तो ये किसी भी व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को बढ़ाने में उसकी मदद कर सकती है। हालांकि ज़्यादातर जो ये सुधार हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होने लायक हैं या फिर एक सरकार पे लागू होने लायक हैं। जैसे कि
सुधार आयोग ने कहा है कि भाई अगर आप नागरिक केंद्रित शासन की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे आप डिजिटलीकरण और ई सरकार या फिर ई गवर्नेंस का उपयोग करेंगे, तो किसी भी व्यक्ति को नैतिक रूप से कार्य करने में मदद मिल सकती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब भी कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जब भी कहीं पे कोई डिजिटल माध्यम से चीज़ की जाती है, तो अपने आप पारदर्शिता बढ़ती है। अगर पारदर्शिता बढ़ेगी तो कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम करने से डरेगा, उसको लगेगा अगर मैंने गलत काम किया तो मैं जल्दी से पकड़ में आ जाऊंगा, तो इससे भी कहीं ना कहीं उसके नैतिक मूल्यों में इजाफा होगा। उसके अलावा दोस्तों, नैतिकता का संहिताकरण भी एक यहाँ पे अन्य विकल्प है। अगर आपने उसको संहिताबद्ध कर दिया तो जो भी अधिकारी है उसको उसका पालन करना पड़ेगा, और वह जब इन न्यूनतम मानकों का पालन करेगा तो अपने आप उसके नैतिक मूल्य मजबूत हो सकते हैं। उसके अलावा बेहतर विजिलेंस प्रोसीजर्स की ज़रूरत है, यानी सख्त सतर्कता प्रक्रियाओं की ज़रूरत है। ये जो है व्यक्ति के अनैतिक व्यवहार पर नज़र रखने का काम करते हैं, और अगर किसी चीज़ को आपको किसी में इनकॉर्पोरेट करना हो, इम्बाइब करना हो, तो आप उसको बचपन से ही वह सिखाना शुरू कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर बच्चों को शुरू से नैतिकता के महत्व को समझाने की कोशिश की जाए, उनमें नैतिक व्यवहार को विकसित करने की कोशिश की जाए, तो वह इसका इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे और अपने जीवन में इसको उतार पाएंगे। और ये किसके थ्रू हो सकता है? यह शिक्षा के थ्रू किया जा सकता है। यहाँ पर शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट टूल का कार्य कर सकती है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। यहाँ पे कुछ टिप्पणियाँ आपको लिखनी है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। जो पहला है वो है लोक सेवक की नैतिक जिम्मेदारियों के ऊपर। दूसरे में आपको लोकहित एवं सूचना का अधिकार या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखना रहेगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन है, कोई कीवर्ड इसमें है नहीं। अब इस प्रश्न में दो अलग भाग हैं। पहले में आपको एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी होगी एक पब्लिक सर्वेंट की। तो आप शुरू कर सकते हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परिभाषित करते हुए। उससे एक भूमिका तो बन ही जाएगी आपके उत्तर की। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं एक लोक सेवक या फिर एक पब्लिक सर्वेंट के जीवन में नैतिक जिम्मेदारियां क्या महत्व रखती हैं। फिर आप प्रश्न का दूसरा भाग जब एड्रेस करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर सूचना के अधिकार का एक व्यक्ति के लिए क्या महत्व है। फिर आप बताएं कि इसका उपयोग जनहित में कैसे किया जा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं इसका हमने उत्तर कैसे बनाया है। सबसे पहले अगर बात करें कि भाई नैतिक जिम्मेदारी क्या है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो देखिए ये एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है, जिसमें अपने सिद्धांतों के ऊपर टिक कर या फिर उनके आधार पर किसी भी परिस्थिति को आप पहचानते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और उन्हीं के आधार पर उस सिचुएशन में आप कार्य करते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये आपके नैतिक होते हैं यहाँ पे, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हैं, जो जिम्मेदारी आप निभाते हैं, इसको हम नैतिक जिम्मेदारी कहते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं कि भाई नैतिक जिम्मेदारी क्या है। एक निश्चित क्षेत्र या फिर एक परिस्थिति के मानदंडों के अनुसार जो सिद्धांत और मूल्य हैं वो यहाँ पर आपकी मदद करते हैं किसी भी चीज़ को पहचानने, समझने और उसके अनुसार ही कार्य करने में। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर वो अच्छे से अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में उसके नैतिक सिद्धांत, उसकी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही उसका मार्गदर्शन कर रही हैं, उसका मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। हालांकि ये जो जिम्मेदारियां हैं ये किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन के तौर पे नहीं लगाई जा सकती, यानी कोई इनके लिए बाध्य नहीं होता कि भाई आपको एथिकली ही बिहेव करना है। ये तो उसके सिद्धांत उसका मार्ग इस दिशा में प्रशस्त करते हैं। तो यानी कि कोई भी संगठन जो है वो नैतिक रूप से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन हाँ हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो नैतिक रूप से ही कार्य करे, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके नैतिक सिद्धांत उसको मदद कर रहे हैं। अब एक पब्लिक सर्वेंट से या फिर लोक सेवक से क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सपेक्ट की जाती हैं, किन की अपेक्षा की जाती है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लॉयल्टी या फिर वफादारी, जिसमें ये मतलब है कि वो जनता के प्रति लॉयल रहे, वो अपने कर्तव्यों के प्रति लॉयल रहे, वो कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे उसके पद की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचे, वो हमेशा पब्लिक गुड में ही बिहेव करे, वो पब्लिकली सरकार को किसी प्रकार से क्रिटिसाइज ना करे, उसकी आलोचना ना करे। दूसरी बात, उसको नैतिक और संवेदनशील आचरण रखना चाहिए, वह उसको अपनाना चाहिए। अब देखिए कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी होता है तो उसके पास कई सारी पावर्स होती हैं। उसके अलावा उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो नागरिकों को सही तरीके से सेवाएं प्रदान करे।
अब जब ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो एक साथ हैंडल करता है तो हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि वह विचारशील तरीके से करे, वह विनम्र रहे, वो सटीक तरीके से कार्य करे, एक्यूरेट कार्य करे, जिसके पास जो सुविधा उसको पहुंचानी है वह उस व्यक्ति तक ही पहुंचे, बीच में कोई करप्शन ना हो, कोई लीकेज ना हो। और अल्टीमेटली उसको बहुत लोगों को हैंडल करना पड़ता है, उसका जो है पब्लिक वर्क रहता है, तो उसको मिलनसार भी होना चाहिए। ये भी उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ही दायरे में आता है। फिर अगर कोई भी सिटीज़न, कोई नागरिक उससे कुछ साझा करता है तो यह उस लोक सेवक की जिम्मेदारी है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है इनफैक्ट, कि वह नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करे, वह लोगों की ज़रूरत को समझे, अपने मूल्यों के आधार पर ही कार्य करे, परंपराओं को बनाए रखे, अगर हाँ वो परंपराएं सही हैं तो, लेकिन अगर कोई गलत परंपरा चल रही है तो उसमें बदलाव ज़रूरी है, उसका प्रयास वो करता रहे और लोगों की अपेक्षाओं का ध्यान रखे। जो जनता है वह एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर से ये एक्सपेक्ट करती है कि वह नैतिक तौर पर कार्य करेगा, साथ ही वह जन कल्याण के लिए कार्य करेगा, लोक सेवा का कार्य करेगा। तो ये जो अपेक्षाएं हैं इनकी पूर्ति का ध्यान रखना चाहिए और ये भी एक सिविल सर्वेंट की नैतिक जिम्मेदारी का ही भाग है और उसको कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मानवीय गरिमा का हनन हो और अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। फिर अगर हम चलते हैं आगे तो यहाँ पे आज्ञाकारिता भी एक नैतिक दायित्व या फिर नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे उभर के हमारे सामने आता है। यानी जो जो आपके नैतिक मानक हैं आपको उसका पालन करना चाहिए। आपके सीनियर्स अगर आपको कोई आदेश देते हैं तो आपको उनका पालन करना चाहिए। हालांकि अगर फिर आपके नैतिक सिद्धांतों के वो खिलाफ है तो आपको इसमें कोई और रास्ता निकालना चाहिए। कोई गैरकानूनी या फिर अनैतिक निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता आपको सोचना चाहिए। इससे पहले सरकार कोई जनता के लिए फैसला करे, जो लोक सेवक होते हैं वे उस फैसले पर विश्लेषण कर सकते हैं। वे सोच सकते हैं क्या ये फैसला जनता के हित में जाएगा या ये फायदे से ज़्यादा नुकसान करेगा उनका। इन सब को सोच के सरकार को बताना चाहिए, उस अनुसार सरकार अपनी नीति में संशोधन कर सकती है। फिर एक बार निर्णय ले लिया गया तो शीघ्रता से और निर्धारित सीमाओं के भीतर ही उसको लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो निर्णय है ये काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर लिया है और जनहित में होगा। तो अगर आपकी स्वयं की फिर राय कुछ भी हो, आपको उसको समय पर ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पारदर्शिता हर एक एस्पेक्ट में बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी अगर होगी तो जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेह हो पाएगा कोई भी लोक सेवक। उसके अलावा स्वयं की रैंक के भीतर भी वह जवाबदेह हो पाएगा और आसपास के जो डिपार्टमेंट्स हैं अगर वो उस पर कभी सवाल उठाते हैं तो उनके लिए भी वह अकाउंटेबल हो सकता है। क्योंकि अगर आप पारदर्शिता से कार्य करेंगे तो आपको डर होगा नहीं किसी का और आप अपने कार्य को जस्टिफाई कर सकते हैं इसी ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से। साथ ही आरटीआई एक्ट जो है उसकी स्ट्रिक्टली उसका पालन करना चाहिए, उसको अडहेयर करना चाहिए। इम्पार्शियलिटी एक और इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है एक लोक सेवक की, यानी उसको निष्पक्ष रहना चाहिए। अगर उसने इस निष्पक्षता से कार्य नहीं किया तो जनता का विश्वास पूरी व्यवस्था में कम होता है, जो पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था के लिए हानिकारक है। साथ ही इम्पार्शियलिटी का यहाँ पे हम ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि इस ऐसे किसी भी व्यवसाय में या किसी भी कार्य में उसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। क्योंकि अगर ऐसे किसी कार्य में एक लोक सेवक इन्वॉल्व होता है जहाँ पे हितों का टकराव होता है तो फिर से जनता का विश्वास उन पे कम होता है और पब्लिक सर्विसेज में जनता के लिए ही आप कार्य कर रहे हैं तो उनका विश्वास जीतना बहुत आवश्यक है। फिर दोस्तों हम चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। यहाँ पे हमको पब्लिक इंटरेस्ट और आरटीआई के बारे में बात करना है। भाई सबसे पहले आप लिख सकते हैं ये जो सूचना का अधिकार है ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है और एक 2005 में अधिनियम पारित किया गया था, उसके तहत ये आया था। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो इससे आपको परिचित होना चाहिए, क्योंकि तभी आप सूचना प्राप्त कर पाएंगे और सूचना के बलबूते पर ही आप सशक्त हो पाएंगे। आप में एक शक्ति आ जाएगी कि आप सरकार पे, व्यवस्था पे सवाल उठा सकते हैं। यही चीज़ हमने पहले अपने पॉइंट में लिखी है कि अगर सूचना का अधिकार अधिनियम आप समझ लेंगे, उसके प्रति सभी लोगों में जागरूकता बढ़ पाएगी तो लोग गोपनीयता पे सवाल उठा सकते हैं। साथ ही किसी का अगर आचरण अनुचित है तो उसके ऊपर भी सवाल उठाने का ये अधिनियम एक व्यक्ति को अधिकार देता है। साथ ही इसके माध्यम से आप आरटीआई कहीं पे लगा के कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
अगर वह सूचना किसी भी प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी को हार्म नहीं कर रही तो वो आपको दी जाएगी। अब ये जो आरटीआई अधिनियम है तो इसके दायरे में जो जो सूचना आती है उसको सार्वजनिक संपत्ति माना जाता है। ऐसी जो जानकारी है लोकतांत्रिक पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और प्रशासन को या शासन को और ज़्यादा प्रभावी बनाती है। साथ ही इसमें जो जानकारी आती है उसके तहत जो सरकार है, इनफैक्ट जो सत्तारूढ़ी सरकार है, उसको जवाबदेह बनाने में ये बहुत अहम योगदान निभाती है। और क्योंकि सरकार जवाबदेह है तो जो सिटीज़न है अगर वो कुछ भी चीज़ पूछेगा आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। इससे आप गलत चीज़ करने से बचेंगे और समाज का फ़ायदा होगा, उसका भविष्य बेहतर बनेगा। इसके आधार पर हमारे देश का एक सामान्य व्यक्ति, एक कॉमन मैन, किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को, एक अधिकारी को चुनौती दे सकता है, उससे सवाल पूछ सकता है। कोई भी जानकारी जो कि अन्यथा सरकार रोक सकती थी और वो वैसे लोकहित में होती है, उस जानकारी को प्राप्त करने की शक्ति आरटीआई अधिनियम नागरिकों को प्रदान करता है। अगर सरकारी प्रणाली में कोई भ्रष्टाचार का मामला है, कहीं पे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, कहीं पे सरकार की तरफ से कोई मिसकंडक्ट किया गया है, भले ही केंद्र सरकार ने किया हो या राज्य सरकार ने किया हो, तो इन सभी के बारे में आरटीआई अधिनियम एक नागरिक को जानकारी प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। तो इस प्रकार से आप पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और अंत में आप ये लिख सकते हैं कि ये जो आरटीआई अधिनियम है, क्योंकि अलग अलग तरीकों से नागरिक को सशक्त बनाता है, इसीलिए ये लोकहित में कार्य करता है। क्वेश्चन आपका यही था, आरटीआई और लोकहित को आपको साथ में कंपेयर करना था। सारी आपने यहाँ पे बातें कही और अंत में आप लिखें आरटीआई इस प्रकार से लोकहित को बढ़ावा देता है। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमसे सार्वभौम धर्म के बारे में पूछा गया है और पूछा गया है कि इसके प्रमुख तत्व क्या हैं। तो आपको इन तत्वों की विवेचना करनी है। विवेचना आपका कीवर्ड हो गया, यहाँ पे डिस्कस हो गया वो। जैसे कि हमने नियम बना रखा है, इंट्रोडक्शन में हम लोग कोशिश करेंगे परिभाषा देने की। तो आप डिफाइन कीजिए कि सार्वभौमिक धर्म आखिर है क्या। फिर आप थोड़ा सा ये लिख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। और इतना जब आप लिख देंगे तो भूमिका आप बना चुके हैं अपने उत्तर की। फिर आप नीचे उसके जो मेजर एलिमेंट्स हैं या फिर जो तत्व हैं उनका डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें तो हमने ये लिखा है, ये जो यूनिवर्सल रिलीजन है यानी ये सार्वभौम धर्म है, इसको हम लोग 10 अनिवार्यताओं में संक्षेपित कर सकते हैं। इसको हम समराइज कर सकते हैं 10 इम्पेरेटिव्स में। और ये 10 इम्पेरेटिव्स क्या हैं? ये बेसिकली कमांड्स की तरह हैं। ये आपको कमांड दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको अपना जीवन जीना चाहिए। ये आपको आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की बुनियादी संरचना क्या होनी चाहिए जिससे कि आप अध्यात्म की प्राप्ति कर सकें। और ये यूनिवर्सल है, यानी कोई भी व्यक्ति इन 10 कमांड्स को, इन 10 आज्ञाओं को अपने जीवन में उतार सकता है और वह यहाँ पे अध्यात्म की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों अगर हम लोग इसके यूनिवर्सल नेचर की बात करें तो इसमें ये एक फोकस पॉइंट है या फिर एक केंद्रीय सत्य है कि पूरी दुनिया का हर एक व्यक्ति एक अभिन्न अंग है। और ये जो यूनिवर्सल रिलीजन है ये उन सभी पे अप्लाई हो सकता है। तो 10 इसमें जो आज्ञाएं हैं या फिर जो कमांडमेंट्स हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कहता है कि ईश्वर की एकता या फिर वननेस ऑफ गॉड पर हमको भरोसा करना चाहिए। यानी जो परमात्मा है उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, जितने भी हैं सब एक ही शक्ति हैं, बस अलग अलग धर्म में उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है, एक ही शक्ति है। तो सबसे पहले ईश्वर की एकता पे बात करता है ये सार्वभौम धर्म। फिर उसके बाद बात करता है जो संस्थापक हैं उनकी समानता के ऊपर, यानी इक्वालिटी ऑफ फाउंडर्स के ऊपर। विभिन्न धर्मों के जो फाउंडर्स रहे हैं, जो संस्थापक रहे हैं, वह सब बराबरी पर हैं, उन सब में समानता है। वह सब उसी एक ईश्वर का संदेश लेकर जनता को अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये आपको समझना होगा अगर आप यूनिवर्सल रिलीजन को समझना चाहते हैं। तीसरी बात है मानवता का प्रेम, यानी सभी लोगों में आपस में प्रेम होना चाहिए। ह्यूमैनिटी जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा रिलीजन है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है और उसमें प्रेम का प्रसार होना चाहिए। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम से जुड़े होने चाहिए, ना कि घृणा से या फिर ना कि वाद विवादों से। फिर चौथी बात करें तो ये सहिष्णुता के बारे में कहता है। भाई ये जो पॉइंट है ये रियलाइज करवाता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं, यानी मतों में अगर भेद्यता होगी, अगर आपके डिफरेंस हैं
ओपिनियन में, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि ये वाला व्यक्ति गलत है क्योंकि मेरा मत इससे मैच नहीं करता। हमको सभी मतों को एक साथ लेके चलना है। ये बात को हमको सम्मान देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि हमारे देश में जहाँ पे इतनी सारी संस्कृतियाँ एक साथ रहती हैं, जहाँ पे विविधता है, उसमें सहिष्णुता का होना अनिवार्य है। तो ये कहता है हमको सहन करना चाहिए, अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना चाहिए, भले ही शत्रु हो, कोई विधर्मी हो, नास्तिक हो, इन सभी के दृष्टिकोण को हमको समझना चाहिए और सबकी अपनी तरफ से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यही यूनिवर्सल रिलीजन का एक चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एक कमांड है। वो कहता है कि आप टॉलरेंस अपने अंदर डेवलप करें। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है स्वयं का ज्ञान या फिर आत्मज्ञान। अगर आप खुद को समझ पाएंगे, आत्मचिंतन कर पाएंगे, उससे अगर आप आत्मज्ञान तक पहुंच पाएंगे तो आप सोसाइटी को अपना सबसे बेस्ट रूप दिखा पाएंगे और सोसाइटी के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा ऑफर करने के लिए, और उनको फिर समाज को फिर आप अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि मध्यम मार्ग का आपको अनुसरण करना चाहिए, मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए। ना तो इस एंड पे जाइए, ना इस एंड पे जाइए। ये जो बीच का रास्ता है जिसमें थोड़ी थोड़ी दोनों की ही चीज़ें मिली हुई हैं, यहाँ पे आपको चलना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है संयम को बनाए रखना। आमतौर पर हमारा कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो हमको लगता है ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या फिर एक तरफ होता है कि हम बिल्कुल सन्यासी बन के चल देंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर किसी के साथ अन्याय होता देखें तो आपको क्रोधित भी होना चाहिए, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, और वैसे आपको आध्यात्म की तरफ झुकना भी चाहिए। तो ये जो मिडिल पाथ है, इसी को फॉलो करने का कमांड दिया गया है यूनिवर्सल रिलीजन द्वारा अपने छठे पॉइंट में या फिर प्रिंसिपल में। फिर सातवें में कहा गया है कि आपको प्रकृति से प्यार करना चाहिए। प्रकृति को हमको समझना चाहिए कि वो परमात्मा की ही दृश्य भाषा है। हमको उससे प्रेम करना चाहिए और जिस प्रकार का प्रकृति हमारा मार्गदर्शन करती है उसका हमको सही से पालन करना चाहिए। ये बेसिकली हमको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वे ऑफ लिविंग की तरफ ले जाता है, यानी एक ऐसे विकास को हमको आगे बढ़ाना चाहिए जो सतत हो, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा के रखे। क्योंकि जिस प्रकार से आप अभी प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपदाएं कितनी बढ़ चुकी हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कितने बढ़ गए, सबकी जो टाइमिंग है, भले बारिश हो या सूखा पड़ना हो, सब में बदलाव हो गए हैं, ओवरऑल जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो हम ये प्रकृति की बात नहीं सुन रहे, इसी वजह से इतना कुछ हमको देखना पड़ रहा है। तो ये जो यूनिवर्सल रिलीजन है, इसमें कहा गया है जो प्रकृति आपको आदेश दे, जो आपका मार्गदर्शन करे, उसका आप अच्छे से सही तरीके से पालन करें। फिर यहाँ पे कहा गया है कि आप आध्यात्म की तरफ झुकें। जितना भी आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उपलब्ध स्रोतों से, वो आप करें, और जहाँ कहीं भी आपको सत्य मिले तो उसे पहचानें, उसको अपनाएं। यानी यहाँ पे कहा गया है आपको सत्य की पहचान करनी होगी। फिर कहा गया है कि अपने अंदर आप हायर वैल्यूज़ को डेवलप करें, उसको कल्टीवेट करें, यानी उच्च मूल्यों के प्रति समर्पण भाव आपको अपनाना होगा। रचनात्मक माध्यम के रूप में आपको कार्य करना होगा। फिर ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ सचेतन रूप में आपको जुड़ते हुए विश्व के कल्याण में, विश्व के विकास में भाग लेना चाहिए। ये जो 10 पॉइंट हैं, ये आज्ञाएं हैं, ये कमांड्स हैं यूनिवर्सल रिलीजन के। और अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में उतार पाते हैं तो आप यानी यूनिवर्सल रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। ये जो सार्वभौमिक धर्म है, इसको भारतीय मिट्टी अपने विकास के लिए बहुत उपजाऊ मिली। इसी वजह से अगर हम लोग मध्यकालीन भारत में देखें तो कई सारे इसके प्रमुख प्रतिपादक रहे, जैसे कि रामानंद, कबीर, दारा शुको। और अगर आध्यात्मिक समय की आप बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद इसके लीडर के तौर पे उभर के सामने आते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में बात करनी है, लेकिन पूछा गया है कि दार्शनिक दृष्टि से इस असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या समझते हैं, वो आपको बताना है, उस पर विचार करना है। तो इसका आपका विचार कीजिए हो गया मुख्य शब्द या फिर यहाँ पे कंसिडर हो गया। तो पहले तो आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन के मूल तत्वों के बारे में बात करें, फिर इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं, फिर इसको अलग अलग पॉइंट से आप यहाँ जोड़ सकते हैं और बता सकते हैं किस तरीके से इसमें एक फिलॉसफी भी छुपी हुई थी।
तो दोस्तों इसमें आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जब हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, आपको लिखना होगा इसका जो मुख्य तत्व था वो इस चीज़ पे फोकस करता था कि जो बुराई है, जो गलत काम है, उसका आपको असहयोग करना है, उसको आपको मानना नहीं है। फिर आप गांधी जी के जीवन से यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे गांधी जी ने अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए सबको प्रोत्साहित किया, लेकिन 1919 तक जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उसके बाद राउलेट एक्ट पास हुआ, तो उससे गांधी जी बहुत निराश हो गए और फिर वो अपने अनुयायियों को ये कहने लगे कि भाई आप जो है अंग्रेज़ों की किसी प्रकार से मदद ना करें, क्योंकि अब वह कर रहे हैं गलत काम, और हमारा जो दर्शन है, हमारे अंदर की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, वो यह कहती है कि गलत काम में किसी का सहयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप इसके पहले पहलू को दर्शा पाएंगे। फिर आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें कहीं ना कहीं एक अहिंसा का गुण छुपा हुआ था। वो तो आपको मालूम ही है कि गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स रहे हैं उसमें अहिंसा कितना बड़ा रोल प्ले करती आई है, कितनी अहम भूमिका निभाती है। अब अहिंसा से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अहिंसा का मतलब जैसे एक व्यक्ति है पूरी दुनिया वैसी ही है, यानी अगर मैं जैसा इससे व्यवहार करूँगा पूरे दुनिया के लोगों से मैं वैसा ही व्यवहार करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसके तो प्रति अहिंसा भाव रखूँगा लेकिन बाकियों के प्रति हिंसा भाव रखूँगा। तो जो गांधी जी के द्वारा प्रोपोगेट की गई अहिंसा है वो ये है कि पूरी जो दुनिया है, समस्त विश्व में जितने भी लोग हैं वह एक समान है, तो उनके साथ जो हम व्यवहार करेंगे वह भी एक समान करेंगे। फिर गांधी जी कहते हैं भाई अगर आप बुराई का असहयोग कर रहे हो तो वह इस बात के बराबर है कि आप अच्छाई का सहयोग कर रहे हो, यानी बुराई का असहयोग भी आपको अपने आप अच्छाई के सहयोग के करीब ले जाता है। फिर दोस्तों आप लिख सकते हो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सार क्या था। इसमें देखिए हम किसी को दंडित तो करना चाह नहीं रहे थे, ना हम किसी का नुकसान चाह रहे थे, बस हम तो ये कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो हम उसका सहयोग नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन इसमें अहिंसा का जो तत्व छुपा हुआ है उससे हम ये भी कह रहे हैं कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हर व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक दोस्त छुपा हुआ है। हालांकि बुराइयों में वह उसका साथ नहीं देगा, लेकिन अगर इस व्यक्ति को कभी कोई मानवीय सहायता की ज़रूरत हुई तो हम आगे बढ़ के इसकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो इस प्रकार से आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन के साथ जुड़े हुए फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट लिख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमने इसका उत्तर किस प्रकार बनाया है। सबसे पहले हमने असहयोग आंदोलन के बारे में बात की है, उसमें भी सिर्फ नॉन कोऑपरेशन को लेकर चलें तो ये एक इस प्रकार का विरोध है जिसमें व्यक्ति गलत काम करने वाले के साथ सहयोग करने से इनकार कर देता है। मैं नहीं करूँगा अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं। इसका उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने कहा था कि भाई अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए। इनफैक्ट वो लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे थे कि अंग्रेज़ों की सहायता करो। पर 1919 के आसपास जब राउलेट एक्ट आया, खिलाफत रॉन्ग हुए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो गांधी जी बहुत निराश हो गए। अब उन्होंने कहा कि जो भी उनके फॉलोअर्स हैं वो ब्रिटिशर्स का साथ देना बंद कर दें, किसी भी प्रकार से वह उनकी सहायता ना करें, उनके सभी कार्यों में असहयोग करें। गांधी जी ने कहा कि अगर आप बुराई का असहयोग करते हैं तो वह अच्छाई के सहयोग के बराबर ही है। फिर इसमें जो एक मूल तत्व छुपा हुआ है अहिंसा का, उसके बारे में बात कर सकते हैं आप। इसमें यह बताया गया है कि जो एक व्यक्ति पर लागू होता है वही पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है, यानी इसके प्रति अगर आप हिंसक हैं तो आप सबके प्रति हिंसक हैं, अगर आप इसके प्रति अहिंसा धारण करते हैं तो सभी लोगों के प्रति पूरे विश्व में आप अहिंसा धारण करते हैं। संक्षेप में सभी मनुष्य एक जैसे हैं, इसीलिए जो एक के लिए संभव है वह सबके लिए संभव है। और यह जो सार है यह अहिंसक असहयोग सिद्धांत है। तो इसके परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं प्रेम से जुड़ी हुई है, क्योंकि भाई अहिंसा कर नहीं रहा ना एक के साथ, ना इसके साथ, ना इसके साथ, तो कहीं ना कहीं इनके लिए मेरे मन में कुछ प्रेम है। तो इसका उद्देश्य अपने प्रतिद्वंदी को दंडित करना है नहीं, ना उसको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना है। बस हम ये करेंगे कि आप अगर गलत काम करते हैं तो हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ क्योंकि हम उसको दंडित नहीं कर रहे, किसी प्रकार से उसका नुकसान नहीं कर रहे, तो उसके मन में एक विश्वास जगेगा कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मेरा अच्छा चाहता है, ये मेरा दोस्त है। और साथ ही अगर उसको कभी मानवीय सहायता की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, तो हम लोग आगे बढ़ के उसकी सहायता करेंगे।
इससे उसमें हृदय परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यह गांधी जी के सिद्धांत थे, यह उनकी सोच थी, विचारधारा थे, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमको दिखाई देते हैं। फिर दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, यानी लोकतंत्रीय अभिवृत्ति और अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति के बीच में विभेद करना है। इसमें कीवर्ड कोई है नहीं, ये सीधा साधा सवाल है, इसमें बस आपको विभेद करना रहेगा। तो आप शुरू करें कोई भी एक चीज़ बताते हुए, फिर उसके साथ जुड़ी हुई अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताइए, मेरिट्स डीमेरिट्स बताइए। फिर आप दूसरे वाले को लिख सकते हैं और उसके मेरिट और डीमेरिट बता सकते हैं, या फिर आप एक टेबल बना के भी इसका उत्तर कर सकते हैं। इसमें एक तरफ आप डेमोक्रेटिक एटीट्यूड या फिर लोकतंत्रीय अभिवृत्ति के बारे में लिखें, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड या फिर अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति के बारे में लिखें, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, फिर इसके डीमेरिट्स इसके मेरिट्स लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसका उत्तर बन सकता है। पहले हमने ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को बताया है कि वह क्या होता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है ये, यानी कि अगर कोई आपके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, अगर कोई स्थापित मानदंड है, तो उसके अनुसार आप अपने कृत्य रखेंगे, आप उसके अनुसार डिसीजंस लेंगे या फिर निर्णय लेंगे, और इसको आप पूरी लगन से करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे और कठोरता से इसका पालन करेंगे। तो अगर इस प्रकार का आप एटीट्यूड अपनाते हैं, ऐसी आपकी अभिवृत्ति है, तो इसको हम अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति कहते हैं, कि भाई सब कुछ जो लिखित तौर पे आपके समक्ष रखा हुआ है, जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स हैं, जो आपके स्थापित मानदंड है, उसके अनुसार आप सारे डिसीजन ले रहे हैं और उसका कठोरता से पालन कर रहे हैं। हालांकि ये अगर आप इस चीज़ को देखते हुए कोई अपने डिसीजंस इन पे ही आधारित करेंगे, तो कुछ चीज़ें इससे श्योर हो जाएंगी। सबसे पहले आप निष्पक्ष रहेंगे, क्योंकि जो कानून लिखा हुआ है आप उसको बेंड नहीं करेंगे। भाई अगर कोई आदमी करप्शन में पकड़ा गया है और उसको इतने साल की सज़ा है, तो वो 2-4 करोड़ रुपए देके किसी दूसरे व्यक्ति के फेवर में अपना डिसीजन बदल नहीं पाएगा, अगर जो भी अधिकारी उसका केस देख रहा होगा वो स्थापित मानदंडों के अनुसार ही डिसीजंस लेगा। फिर तटस्थता बनी रहेगी, गोपनीयता बनी रहेगी और एक अभिजात्य दृष्टिकोण प्रोवाइड करेगा ये। लेकिन दूसरी ओर जब मैं बात करता हूँ एक लोकतंत्रीय अभिवृत्ति की, तो इसमें हम लोग लोकतंत्र पे फोकस करते हैं, यानी जन भागीदारी पे फोकस करते हैं। कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो उसमें सबकी या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय ली जाएगी, एक जनमत के आधार पे डिसीजन लिया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है भागीदारी को बढ़ावा देती है। अब अगर आपकी टीम में 6 लोग हैं, तो आप उन 6 लोगों से पूछ के डिसीजन लेंगे, ना कि आप किसी निर्धारित मानदंड के आधार पर बिना किसी से पूछे डिसीजन ले लेंगे। हो सकता है ये भी रोल प्ले करे, लेकिन अल्टीमेटली जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको आप अपनी टीममेट्स के साथ एक बार डिस्कस ज़रूर करेंगे। अगर इस प्रकार का एटीट्यूड आप रखते हैं तो उसको लोकतंत्रीय अभिवृत्ति कहा जाता है। अब क्योंकि आप इसमें सभी का मत पूछ रहे हैं, ये आपकी दयालु प्रवृत्ति को दर्शाता है, ये पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, क्योंकि सबके सामने बात आ गई है कि ऐसा ऐसा डिसीजन लेना है, तो सब इसमें कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो ये पारदर्शिता को बढ़ाएगा। उसके अलावा जवाबदेही को बढ़ाएगा। अगर भाई आपने 5 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा ए डिसीजन लेना है, लेकिन आपने फिर भी बी ले लिया, तो वो आपसे पूछ सकते हैं भाई जब हम सब कह रहे थे ए लेना है तो आपने बी डिसीजन क्यों लिया। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी जवाबदेही को ये बढ़ाता है, सहिष्णुता बढ़ाता है, क्योंकि आप समझते हैं अगर आपका ओपिनियन इस तरफ जा रहा है और 4 लोग इस तरफ सोच रहे हैं, तो ये चारों सही सोच सकते हैं। यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसकी आप इज्जत करने लगते हैं, उसका सम्मान करते हैं, जिसकी वजह से आप में टॉलरेंस डेवलप होती है और इसमें उत्तरदायी मूल्य भी शामिल हैं। फिर दोनों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ एक बार देखते हैं दोस्तों। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, आपको एक लिखे हुए मानदंड के अनुसार डिसीजन लेना है, तो आप जो भी मानक संचालन की प्रक्रियाएं हैं उसी के अनुसार डिसीजन लेंगे, उसका सख्त पालन करेंगे। तो इसमें जो करप्शन है या फिर जो कुप्रशासन है उसका स्कोप कम हो जाता है। उसके अलावा इसमें पब्लिक के साथ एंगेजमेंट होता नहीं, भाई मेरे तो ये प्रोसीजर लिखे हैं, इसी के अनुसार मेरे को डिसीजन लेना है। तो अगर मैं पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करूँगा, सबके ओपिनियन राय नहीं लूँगा, तो फ़ायदा ये होगा कि इसके अकॉर्डिंग फटाफट में डिसीजन ले सकता हूँ। तो जो निर्णय हैं वो तेज़ी से यहाँ पे लिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें खामियां भी हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है। तो ब्यूरोक्रेसी में आप जानते हैं लाल फीता शाही कितनी ज़्यादा प्रचलित है और एक बड़ी समस्या है, और ये जो एटीट्यूड है ये इसको और ज़्यादा बढ़ावा देता है।
और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ होता नहीं कि जल्दी से जल्दी हमको अपने गोल्स कंप्लीट करने हैं, ना आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी है या फिर जवाबदेही है, क्योंकि आपने तो जो डिसीजन लिए हैं वो इसके आधार पे लिए हैं जो आपके पास SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर हैं। आपने जनता को शामिल किया नहीं तो उनके प्रति आपकी जवाबदेही भी है नहीं, तो अपने गोल्स को जल्दी लागू करने का आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। इसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है, जो सिस्टम है उसकी कार्य कुशलता में कमी आ सकती है, कई सारे कार्यों में रुकावट आ सकती है। तो ये बेसिकली एक प्रणालीगत परिवर्तन के खिलाफ है। और क्योंकि हमको जनता से लेना देना है नहीं, उनका हम ओपिनियन ले नहीं रहे, इसीलिए जब सार्वजनिक सेवा वितरण की बारी आएगी तो इसकी कठोरता अलग अलग व्यक्तियों के प्रति एक ब्यूरोक्रेट में उदासीन भाव डेवलप कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं डेमोक्रेटिक एटीट्यूड की क्या अच्छाइयाँ हैं, एक लोकतंत्री अभिवृत्ति के क्या लाभ हैं। सबसे पहले क्योंकि बहुत जनता का हम लोग ओपिनियन ले रहे हैं, इसीलिए पावर का है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक आदमी के पास पूरी पावर नहीं है निर्णय लेने की, बल्कि वो सबसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे शक्ति का वितरण हो रखा है समान रूप से, तो कोई भी जो है पावर का मिसयूज़ भी नहीं कर सकता यहाँ पे। इसकी वजह से पब्लिक सर्विस की दक्षता या फिर एफिशिएंसी में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि लोगों से पूछा जाएगा तो आपको उनकी नीड्स का पता पड़ेगा, आपको समझ आएगा कि उनको आखिर चाहिए क्या, उनकी मांग क्या है, और उनकी मांग के आधार पर आप नीतियाँ फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसकी वजह से सेवा वितरण की दक्षता बढ़ सकती है। उसके अलावा किसी भी कार्यक्रम के डिज़ाइन में, उसके कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करता है। वो मैंने बताया, अगर मान लीजिए नीति में कुछ ऐसी चीज़ लिखी है जिसके पक्ष में लोग नहीं है, तो बाद में इसको संशोधित किया जा सकता है और लोगों की ज़रूरत के अनुसार इसको परिवर्तित किया जा सकता है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। हालांकि कुछ नुकसान भी हैं भाई, इतने सारे लोगों का आप ओपिनियन लेंगे तो आपका समय जाएगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा प्रोसेस। और बहुत सारे लोग जब आप एक साथ लेते हैं तो सहमति बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 4 लोग एक पक्ष में बात रखेंगे, 2 लोग एक में रखेंगे, 3 लोग तीसरे पक्ष में रखेंगे, तो आप इन तीनों पक्षों के बीच में कैसे सहमति बना पाएंगे, ये बड़ी समस्या हो जाती है। और इसी के चलते जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है ये धीमी हो जाती है। पिछले वाले में हमने देखा था भाई जो भी ब्यूरोक्रेट है उसको तो SOPs के अनुसार डिसीजन लेना था, लेकिन यहाँ पे जब इतने लोगों से आप बातचीत करके डिसीजन लेंगे तो सबसे पहले एक मत बनाना होगा, वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और उसके बाद आप कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो जो संपूर्ण प्रक्रिया है यह उसको धीमा कर देता है। तो दोस्तों अपने आज के वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन रखेंगे। आने वाले वीडियो में हम इसके आगे के सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।